वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक भूगोल पेपर 1 बीए द्वितीय वर्ष के। ठीक, साथ ही साथ उसका चैप्टर 4 आज हम देखेंगे, यानी अध्याय 4 के बारे में चर्चा करेंगे। लेक्चर 4 होगा ये हमारा। कंप्लीट सिलेबस इसी माध्यम से आपका पूरा होगा। ठीक, चौथा चैप्टर आपके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज के अंतर्गत संसाधन संरक्षण। ठीक, तो संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, और साथ ही साथ जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, और उनके संरक्षण की जो नियोजन की विधियां होती हैं उन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर में देखा था मित्रों, ठीक है, संसाधन से आप क्या समझते हैं। संसाधनों का एक विस्तृत वर्गीकरण हमने आपके सामने रखा था। इससे पहले हमने बात की थी, उससे पहले मत्स्य पालन से संबंधित भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, विश्व मत्स्य उत्पादन के जो सामुद्रिक प्रदेश थे और महाद्वीपीय प्रदेश थे इन पर चर्चा की थी। और उससे पहले हमने बात करी थी आर्थिक भूगोल की परिभाषा और उसके विषय क्षेत्र की संक्षिप्त विवेचना। ठीक, तो इतने 3 लेक्चर आपके अपलोडेड हो चुके हैं। इसके बाद वाला चौथा लेक्चर है। तो इसी प्रकार से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा मित्रों। ठीक है, उसके बाद में जब आपका परीक्षा का समय आएगा, कि जब परीक्षा एकदम से नज़दीक होगी, उसके बाद में हम अति लघुत्तरीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से पूरा का पूरा जो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस, उसका ओवरव्यू एक ही वीडियो के अंतर्गत होगा। लगभग वीडियो 1.5 से 2 घंटे का होगा। ठीक है, 1 घंटे का होगा। उसी के अंतर्गत हम पूरा का पूरा आपको पढ़ा देंगे कि ये सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे संसाधन क्या होते हैं। ठीक, मत्स्य पालन के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। संसाधन संरक्षण क्या होता है, कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं विश्व के। ठीक है, उनमें से जैसे चलवासी पशुचारण दिवस हो गया, कृषि प्रदेश हो गया, विशेषीकृत बागवानी प्रदेश, इसी प्रकार से बहुत सारे प्रदेश हैं, वो कौन कौन से प्रदेश होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से बहुत सारी प्रश्न होते हैं, वो सारे के सारे एक ही वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा कर लेंगे। जब आपका जो है एग्ज़ाम निकट आएगा, तब तब वो किसके हिसाब से हम चलेंगे, जब एग्ज़ाम निकट आएगा आपका, तो आपको एकदम से रिवीजन मोड में चलेंगे हम। ठीक है, तो रिवीजन मोड में जब हम चलेंगे, कब, जब आपका एग्ज़ाम निकट आएगा। अभी हम पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाते हैं एक एक चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, अब संसाधन संरक्षण से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप इस वीडियो को अगर देखे हैं तो बिल्कुल आप करके आएंगे। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं आज की वीडियो में क्या क्या बातें, सारी चीज़ें होने वाली हैं। चलिए, अगर आप जो है सोशियोलॉजी ले रखे हैं बीए सेकंड ईयर में, तो उसका भी जो है लेक्चर अपलोडेड हो गए हैं। ठीक है, लगभग थोड़े बहुत उसमें भी बचे हैं, बाकी कंप्लीट आधा से ऊपर सिलेबस उसका हो चुका है। उसके बाद में शिक्षा शास्त्र ले रखे हैं तो उसका भी इसी तरीके से आता रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हिंदी साहित्य ले रखे हैं तो बीए करेकर यूट्यूब चैनल पे आप जाइए। बीए करेकर यूट्यूब चैनल पे हिंदी साहित्य बीए सेकंड ईयर से संबंधित वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, आइए आज बात करते हैं संसाधन संरक्षण क्या होता है। अगली वीडियो में हमने संसाधन के बारे में चर्चा कर ली है कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या होते हैं। तो उस वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा आपका क्लियर होगा। ठीक, बात करते हैं संरक्षण की। तो संरक्षण जो शब्द है मित्रों, संरक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रचलन 1907 ईस्वी में अमेरिकी वन अधिकारी गिफोर्ड पिंचोड महोदय थे, उनके द्वारा किया गया था 1907 ईस्वी में। ठीक, किस शब्द का प्रयोग, तो संरक्षण शब्द का प्रयोग। ठीक, किंतु इससे पूर्व, मतलब इससे पहले, इनके पहले यानी गिफोर्ड पिंचोट के पहले ही 1861 ईस्वी में अमेरिका में विलियम पैन ने तथा 1928 में प्रेसिडेंट जॉन क्विंसी एडम ने वन संरक्षण के विकास के आदेश दिए थे। ठीक, लेकिन जो सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया था, वो संरक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो गिफोर्ड पिंचोट ने किया था 1907 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं संरक्षण की परिभाषा क्या होती है। तो संरक्षण पहले जान लेंगे क्या होता है, उसी के बाद में हम संसाधन के बारे में देखेंगे कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधन आप जान जाएंगे तो संरक्षण आप जान जाएंगे तो संसाधन आप जान ही चुके संसाधन क्या होते हैं। अब संरक्षण जान जाएंगे तो वो दोनों जब शब्द मिला देंगे आप, तो क्या होगा, संसाधन संरक्षण, मतलब संसाधनों का बचाव। ठीक, संसाधनों का किस मात्रा में दोहन, जो है एक विवेकपूर्ण तर्क संगत व्यवस्था के रूप में दोहन संसाधन। ठीक है, संसाधनों का कैसे दोहन, विवेकपूर्ण दोहन ही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है, संसाधन संरक्षण। आइए परिभाषा देखते हैं संरक्षण की। तो संरक्षण का अभिप्राय होता है मित्रों की सुरक्षित रखना। क्या करना, सुरक्षित रखना, किसी चीज को बचाए हुए रखना। अब ऐसा नहीं कि जो है आप एकदम से बचा के रखें, जैसे कि आपके पास पैसा है और आप खा ही नहीं रहे हैं कोई चीज, तो वो संरक्षण नहीं होगा। ठीक, वो कंजूसी कहलाएगी।
लेकिन अगर मान लिया आपके पास पैसा है और पैसा क्या है, आप जो है पैसा रखे हैं लेकिन इस प्रकार से पैसा खर्च कर रहे हैं कि आप जो है एक लंबे समय तक उस पैसे को खर्च कर सके, मतलब उसका तर्कपूर्ण दोहन आप कर रहे हैं पैसे का, ठीक। तो इस प्रकार की क्रिया को हम संरक्षण कहते हैं, ठीक, कि बचा भी लेते हैं और अपना काम भी निकल जाए, ठीक। तो सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे, तो इस प्रकार की चीजों को हम संरक्षण कहते हैं, ठीक। तो संरक्षण का अभिप्राय क्या होता है? सुरक्षित रखना, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संसाधनों का उपयोग ना किया जाए। हमने भी बताया कि पैसा रखे हैं लेकिन खर्चे नहीं कर रहे हैं, तो उसको कंजूसी कहेंगे, उसको संरक्षण नहीं कहेंगे, ठीक। तो संसाधनों का उपयोग ना किया जाए और उसे सुरक्षित रख दिया जाए, तो इसको हम संरक्षण नहीं कहते हैं, बल्कि इसका अभिप्राय संसाधनों के समुचित उपयोग से होता है। जो संसाधन हमने पढ़ा है कि संसाधन जो होते हैं वो संसाधन का दोहन किया जाए, और किस प्रकार से दोहन, उचित मात्रा में, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है यानी भावी पीढ़ी है उसके लिए भी वो सारी चीज़ें बचे रही। मान लिया इतना कोयला का दोहन हम ना कर लें कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको कोयला ही ना मिले, या ऐसे पेट्रोलियम का दोहन हम आज कर रहे हैं इसी प्रकार से दोहन करते रहे तो आने वाली पीढ़ी को पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से दोहन नहीं करना है, इसी को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के, मतलब इनका समुचित प्रयोग करें हम, ठीक। तो इसी को कहते हैं संरक्षण। तो समुचित उपयोग से है जिससे उसकी बर्बादी ना हो सके, जहां आवश्यकता हो उसका उपयोग किया जाए। यदि वैकल्पिक साधन उपलब्ध हैं तो ऐसे साधनों का उपयोग ना किया जाए। जैसे सीएनजी उपलब्ध है तो आप पेट्रोल डीजल थोड़ा कम ही कर दीजिए गाड़ी बनाना, आप सीएनजी से सारी चीज़ें सुविधा चलेंगी, ठीक। तो ऐसे बता रहा है कि जो चीज़ें कम है उनका उपयोग आप जो है कम ही करें, और दूसरी चीज़ उसके अगर उसका कोई विकल्प उत्पन्न है तो विकल्प का कार्य करें विकल्प से, ठीक। तो ऐसे साधनों का उपयोग किया जाए और नष्ट होने वाले साधनों को बचाया जाए। इस प्रकार संसाधन संरक्षण से अभिप्राय संसाधनों का मानव आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ति के लिए अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक उपयोग है। मतलब संसाधनों का जो है मानव की आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ति के लिए, मनुष्य संसाधनों पर निर्भर होता है मित्रों, तो उसका किस प्रकार से उसको दोहन करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक समय तक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक दोहन कर सके, उसका उपयोग कर सके, और अधिक से अधिक उसका क्या कर सके, उपयोग कर सके। तो इसका तात्पर्य यही है कि संसाधनों का मानव आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ति के लिए अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक उपयोग से है। संरक्षण की प्रमुख परिभाषाएं निम्न रूप से, मतलब जैसे कि प्रेसिडेंट टाप ने दी है, और चार्ल्स वान हिज ने दी है, जॉन हेज हेमंड महोदय देंगे अभी आगे, ठीक। उसके अंदर जिम्मरमैन महोदय ने दी है और हेली ने दी है, ठीक। जबकि अमेरिकी समूह ने भी दी है, मैकनाल के अनुसार मैकनाल महोदय ने भी दी है। तो इन सभी को चर्चा करते हैं। हालांकि आपको इन सबको एग्जाम में नहीं लिखना, अगर क्वेश्चन पूछा आता है कि संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियोजन की विधियों को समझाइए, नियोजन विधियों को क्या करिए, समझाइए। तो आपको पूरा नहीं लिखना है, जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ ये एक दो आपको याद हो जाए बस वही लिख देना है, और बाकी अपने हिसाब से आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है। देखिए प्रेसिडेंट टाप के अनुसार इन्होंने कहा कि दीर्घ समय तक अधिकाधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई ही संरक्षण है। यानी क्या कहा इन्होंने, तो प्रेसिडेंट टाप के अनुसार इन्होंने कहा कि दीर्घ समय तक यानी बहुत लंबे समय तक बहुत सारे लोगों की अधिक से अधिक भलाई हो सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, तो उसी को हम क्या कहेंगे, संरक्षण कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। चलो मित्रों आगे बढ़ गए हम, यहाँ पे देखें। अब चार्ल्स वान हिज महोदय आते हैं। चार्ल्स वान हिज महोदय के अनुसार क्या ये कहते हैं, एक भूगोलवेत्ता, ये कहते हैं कि संरक्षण का आशय यह है मित्रों कि संभावित क्रम में संसाधन प्रायः अधिक मात्रा में रहने चाहिए, जिससे कि मानव प्राकृतिक पैतृक संपत्ति पूरे परिमाण में भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो सके। मतलब संसाधन संरक्षण से ये इस प्रकार का तात्पर्य है कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो इस प्रकार से उसका दोहन करे, उसका उपयोग करे, ताकि उनके बाल बच्चों के लिए यानी भावी पीढ़ियों के लिए भी बचा रह सके। वर्तमान पीढ़ी का मतलब होता है मित्रों, जिस समय हम लोग चल रहे हैं, मान लिया अब हम हैं तो हम जैसे मान लिया कोयले की खान में कार्य कर रहे हैं, या फिर आज की वर्तमान पीढ़ी जो है वो कोयले में खान कर रही है। या मैं एक छोटा सा उदाहरण रखूं कि मान लिया मेरे पास जो है 10 बीघे खेत है, मेरे 2 लड़के हैं, ठीक।
तो लड़कों को तो ये आशा है कि 5-5 बीघे पिताजी के द्वारा मुझको मिलेगी, लेकिन बाई चांस हो कि मैं 10 बीघे खेत क्या करूं, उनमें से लगभग जो है 7-8 बीघे बेच दूं, 8 बीघे बेच दूं, तो 1-1 बीघे उनको मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अब मैं सारी चीज़ें बेच दूं, उसका 10 बीघे खेत बेच दूंगा तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है, बेचना नहीं है, हमको क्या करना है, उसको बचाना है। मतलब कि हमको 1-8 बीघे अगर मान लिया काम नहीं चल रहा तो उसको बेचना है, बाकी के 9 बीघे तो बचा लेंगे, 4.5 एक एक बच्चे को मिल जाएगा। तो क्या होगा, अभी ये वर्तमान पीढ़ी से मेरे द्वारा मेरे पुत्रों को क्या मिला, खेत मिला। ठीक, तो इसी प्रकार से क्या होता है, संसाधन संरक्षण अगर आप करेंगे, मतलब खेत हमने नहीं बेचा तो वही क्या हो गया, संरक्षण हो गया, मिल भी गया, हमारा काम भी निपट गया। 10 के 10 होना बेच करके 1-2 बीघे हमने निपटा दिया। ठीक, तो ये होता संरक्षण। मतलब ये कि वर्तमान पीढ़ी के द्वारा जो भावी पीढ़ी है उनको भी संसाधनों का उपयोग करने के लिए बचाए रखना संसाधन, उस संसाधन को। ठीक है, वही होता है संसाधन संरक्षण। ठीक, अब इतने मात्रा में हम सारी चीज़ें का उपयोग ना कर लें कि ताकि वो लोग पाए ही ना कुछ। ठीक, वही चीज़ बता रहे हैं ये। अगला देखते हैं हम कि जॉन हेज हेमंड के अनुसार, तो जॉन हेज हेमंड इन्होंने ये कहते हैं कि संरक्षण का अर्थ होता है व्यय से अधिक बचत को सूचित करता है। संरक्षण का अर्थ व्यय से अधिक बचत को सूचित करता है, तो व्यय से अधिक बचत करनी है, ज्यादा खर्च कम करना है, ठीक है, बचत ज्यादा करनी है, ये संरक्षण का अर्थ बताते हैं। जॉन हेज हेमंड कहते हैं कि संरक्षण का अर्थ होता है कि ज्यादा खर्च ना हो, ज्यादा बचत हो, यह सावधानी पूर्वक विकास को सूचित करता है। तो सावधानी पूर्वक विकास हो मतलब धीरे धीरे विकास हो, कोई जरूरी नहीं एक बार विकास हो। ठीक, यह शब्द सुधार से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। शब्द सुधार से घनिष्ठ रूप से संबंधित है क्या, संरक्षण, ये कहते हैं जॉन हेज हेमंड। अगले हैं जिम्मरमैन महोदय, ये बड़े ही महत्वपूर्ण है, हर एक क्षेत्र में इन्होंने परिभाषा दी है। जिम्मरमैन महोदय को ध्यान दीजिएगा। देखिए ये कहते हैं कि लाभ प्राप्त करने के उत्तरकालीन स्वीकृति उद्देश्यों के लिए उपभोग की वर्तमान अवस्था को कम करने की कोई भी विधि संरक्षण कही जाती है। ठीक, अगले महोदय आते हैं आपके पार्किंस। तो पार्किंस के मत में संरक्षण हमारे संसाधनों के प्रयोग द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करके समाज की सुरक्षा की खोज है। इसमें चल संपत्ति के निर्माण, रक्षा के प्रयत्नों, अधिक प्रभावशाली विधियों की खोज, तुरंत रोजगार तथा साधनों के नवीनीकरण को पूर्ववत बनाए रखने में सम्मिलित होता है। मतलब वही बात है सारी की सारी जो हमने बताई आपको कि भावी पीढ़ी, जो वर्तमान पीढ़ी द्वारा भावी पीढ़ी के लिए जो संसाधन है, कोयला है, जल है, पृथ्वी है, ठीक है, वायु है, वायु को प्रदूषित ना किया जाए, ये सारे के सारे क्या हैं, इन पर अगर रोक लगाया जाता है तो क्या है, संसाधन संरक्षण है। ठीक, अगले महोदय हैं आपके एली। एली महोदय कहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग ही संरक्षण है। तो वर्तमान पीढ़ी का त्याग भावी पीढ़ी का के लिए क्या है, संरक्षण है। अगर आप आज 2 रुपये नहीं खर्च कर रहे हैं या फिर 10 रुपये आप आज बचा रहे हैं, तो क्या होगा, 10 आज आप बचा रहे हैं तो डेली डेली आप 10-10 बचाएंगे, तो जो आपके बच्चा होगा वो कहेगा कि हाँ हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ किया है। ठीक, हालांकि एक विचारक ने कहा, एक इसमें हिंदी में आप पढ़ेंगे कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत है मतलब बेकार है तो उसके लिए धन आवश्यकता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेकार कर देगा, सारा धन इधर उधर कर देगा, वैश्यावृत्ति में बिता देगा। लेकिन अगर कहा, ये भी कहा गया कि पूत सपूत को का धन संचय, अगर पूत सपूत है आपका मतलब ठीक ठाक है, पूत अच्छे तरीके से है, तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करने के लिए पिता को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह सपूत है, वो कार्य करके स्वतः ही धन इकट्ठा कर लेगा और अपने जीवन जीने के लिए वो अपने हिसाब से, सपूत है तो उसके लिए धन इकट्ठा करना चाहिए किसी को, ना सपूत है तो धन इकट्ठा करना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी विद्वान है जैसे कि अमेरिकी समूह का एक कहना है कि संरक्षण से को लेकर के अमेरिकी समूह कहता है कि संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग में से समाज में वर्तमान तथा भविष्य में अधिकतम लाभ की गारंटी का प्रयास है। ठीक, मैकनाल कहते हैं कि संरक्षण का आशय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से है, और ये कहते हैं कि जो संरक्षण की 3 विशेषताएं होती हैं। पहली, संरक्षण क्या है, एक बचत प्रक्रिया है। मैकनाल महोदय के अनुसार संरक्षण एक क्या है, बचत प्रक्रिया है। दूसरा इन्होंने बताया कि संरक्षण से आशय संसाधनों की बर्बादी रोकने से होता है। तीसरा इन्होंने बताया कि संरक्षण से आशय संसाधनों के विवेकपूर्ण क्या है, उपयोग से होता है।
तो इस प्रकार मित्रों संसाधन संरक्षण का सिद्धांत किसी भी देश काल में प्राकृतिक संसाधन आधार तथा जनसंख्या एवं उसके जीवन स्तर के मध्य संतुलित समंजन एवं अनुकूलन का प्रतिपादन करता है, जिससे न केवल तत्कालीन सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक कल्याण के कार्यों में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए संसाधनों का सम्यक एवं सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो, प्रत्युत साथ ही भविष्य की दृष्टि से वर्तमान उपयोग प्रक्रियाओं में विभिन्न संसाधनों का कम से कम दुरुपयोग हो। ठीक है, ये क्या है, संसाधन होते हैं। हमने बताया सारी चीजें मैंने उदाहरण के तौर पर आपको समझा दी थी पहले, वो हमने एक किताबी भाषा में आपको बता दिया। अब आगे हम बात करते हैं कि संसाधन संरक्षण के लिए नियोजन किस प्रकार से हम करें। ठीक, तो उसके 10 चीजें हम बताएंगे, 10 चीज बताएंगे, आप उस 10 चीजों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यदि वर्तमान समय की भांति संसाधनों का अंधाधुंध शोषण एवं असावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाता रहा तो शीघ्र ही मानवता की उन्नति एवं मानव जीवन यापन स्तर की संपन्नता को बनाए रखना असंभव हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से आज पेट्रोल का दोहन हो रहा है, खनिज संसाधन खनिज तेल, तो ये धीरे धीरे खत्म तो हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये हमेशा निकलते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। तो इसलिए संसाधन संरक्षण जो है के जो नियोजन मतलब उस पर नियंत्रण करने की जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बचाने के लिए कौन कौन सी विधि हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि विदित है यानी ज्ञात है आप लोगों को कि संरक्षण का अर्थ दीर्घकालीन लगातार उत्पादन की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग, उनका परिरक्षण एवं नवीकरणीय संसाधनों के पुनरुत्थान यानी दोबारा उत्पादन, ठीक है, पुनरुत्पादन से है। अतः प्राकृतिक संसाधनों के इस प्रकार के संरक्षण हेतु नियोजन किया जाना अति आवश्यक है। इस नियोजन के अंतर्गत मुख्यतः निम्न पहलुओं पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। आइए बात करते हैं हम कि किस प्रकार से हम इसको बचा सकते हैं, ठीक, अपने संसाधनों को, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए ये सारी चीजें बची रह सके। ठीक, पहला देखते हैं इसी श्रृंखला में। तो सर्वप्रथम किसी क्षेत्र या प्रदेश या राष्ट्र को प्राथमिक इकाई के रूप में मान लेना चाहिए। दूसरी लाइन देखिए आप, लाइन तो क्लियर हो रही होगी ना, पढ़ने में दिखाई दे रहा होगा अक्षर ना, ठीक है। चाहिए इस क्षेत्र में संसाधन आधार को ज्ञात करना आवश्यक है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञात एवं संभावित संसाधनों की मात्रा, गुण तथा विशेषताओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त लेनी चाहिए। मतलब ये है कि मान लिया कोयला किसी खान में मिला तो ये पता कर लो कि कितना कोयला इस खान में है। इसी प्रकार से कोई भी खान हो तो उसमें कोयला पता कर लीजिए कितना कितना मात्रा में है, और उसी के हिसाब से एवरेजन आप देख लीजिए कि कितना उपयोग हो रहा है एक दिन में। हर एक देश देखे, ऐसा नहीं कि भारत देखे, हर एक देश देखे, और देखने के बाद में क्या करे, ये करे कि हमारे देश में इतने कोयले की खपत है और हमारे देश की संपदा में इतना कोयला है। उसी हिसाब से पूरी दुनिया में एक संगठन बनना चाहिए और वो संगठन को कार्य करना चाहिए इस पर कि जो है किस प्रकार से इसका दोहन हो रहा है और किस प्रकार कितना कोयला है। तो उस प्रकार से वो देख सकता है, निकाल सकता है कि आने वाले कितने समय तक कोयला का दोहन हम लोग कर सकते हैं और उचित मात्रा में कर सकते हैं। ठीक, अगर वो कम दिन रहता है तो उसका हम दोहन कम कर देंगे, उसके स्थान पर कोई और चीज का प्रयोग हम करने लगेंगे। ठीक, चलें अब इसमें और देखते हैं, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञात एवं संभावित संसाधनों की मात्रा, गुण तथा विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर देनी चाहिए। इस कार्य के लिए वातावरण के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक अंतर संबंध के सिद्धांत को ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसके अनुसार वातावरण के किसी एक तत्व का शोषण दूसरे तत्वों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरे तत्वों को भी प्रभावित करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा किस तरीके से हम कर सकते हैं, हम समझा देते हैं। ठीक है, सारी चीज़ आपको समझा देते हैं उदाहरण के तौर पर, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। आप जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, जिस भी प्रकार से आप समझ रहे हैं उस प्रकार से आप एग्जाम में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आप कठिन भाषा में ही लिखें, आपकी भाषा सरल, सहज एवं सुरम्य होनी चाहिए। ठीक है, उसमें फ्लो बना रहना चाहिए आपकी भाषा में, ताकि एग्जामिनर को बोरियत ना महसूस हो कि ये किताबी लैंग्वेज है। किताब पढ़ने में अक्सर बोरियत महसूस होती है, तो इस प्रकार से अच्छे अच्छे शब्दों का आपको प्रयोग करना इधर उधर से, ताकि एग्जाम में वो सोचे बंदा जो चेक कर रहा हो कॉपी कि हाँ बच्चे के अंदर टैलेंट है, उसने अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि प्रदेश में जिन संसाधनों की मात्रा सीमित है, मतलब कम है, किसी प्रदेश में अगर किसी संसाधन की मात्रा कम है या जो संसाधन
क्षयशील अर्थात अनवीनीकरण ये है, मतलब कि जिसको बनाया नहीं जा सकता, ठीक है, उनका संपूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से शोषण तथा महत्वपूर्ण आवश्यक कार्यों के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो कम है उसका उचित मात्रा में प्रयोग करें, उसका वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करें ताकि उसका कम से कम हम उपयोग कर सकें। ठीक, तीसरा देखते हैं, प्रदेश के ऐसे संसाधनों के विकास के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए जिनकी उत्पादकता में वृद्धि या विस्तार किया जाना संभव हो। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे मृदा संसाधन को अच्छे खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग एवं शस्य आवर्तन द्वारा दीर्घकाल तक अधिक उत्पादक बनाए रखा जा सकता है। अगर खेतों में अच्छी खाद वगैरह डालते रहेंगे तो खेत की उर्वरक शक्ति हमेशा बनी रहेगी, अधिक समय तक बनी रहेगी, दीर्घकालिक समय तक बनी रहेगी। ठीक, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर जो है फसल उगा सकेंगे। इसके अलावा कम उपजाऊ या निम्न कोटि के संसाधनों का भी तकनीकी विकास से महत्वपूर्ण उपयोग संभव है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि बेसीमर प्रक्रम से इस्पात निर्माण यानी लोहे निर्माण में इस्पात निर्माण के लिए कभी व्यर्थ समझे जाने वाले निम्न श्रेणी के जो लौह अयस्क का भी लौह निर्माण में प्रयोग किया जाना संभव हो सका है। तो जो बेसीमर प्रक्रम एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत हम जो है इस्पात को क्या करते हैं, एक अच्छा मतलब लोहे को जो है लोहा सही तरीके से बनाते हैं, जिसका हम आज दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक, तो पहले बेकार में हुआ करता था, लेकिन बेसीमर प्रक्रम से क्या हुआ है, इस लोहे को भी हम जो है लौह निर्माण में प्रयोग किए कर रहे हैं आज के भौतिकवादी समाज में। ठीक, चौथे तरीके से हम संसाधन संरक्षण कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं उसको भी। प्रदेश में उन संसाधनों को जो मानव की तत्कालीन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से उस समय कम उपयोगी हों, उस समय क्या हो, कम उपयोगी हो, नष्ट नहीं करना चाहिए। मान लिया आज के समाज में या फिर आज जो है आज की स्थिति में जो संसाधन ऐसे हो जिनका उपयोग हमारे जीवन में ना हो, उनको पूरी तरीके से नष्ट नहीं करना है हमको, उनको भी बचाए रखना है कि हो सकता है जो आने वाली पीढ़ी हो उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। ठीक, तो उसको भी हमको नष्ट नहीं करना, उसको भी बचाए रखना है, क्योंकि भविष्य में उनका तकनीकी विकास से भावी आर्थिक दशाओं के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण उपयोग संभव हो सकता है। मान लिया आज वैसी मशीनें हमारे पास ना हो जो उसको जो है हमारे उपयोग के रूप में ना बना सके। ठीक, लेकिन हो सकता है आगे वो तकनीक का विकास हो और मशीनें बने जिससे कारण से उसका भी उपयोग संभव हो सके। ठीक, तो कोई भी चीज़ जो दुनिया में आई है वो निरर्थक नहीं है, उसका एक न एक सार्थक प्रयोग होगा, आज नहीं 10 दिन बाद होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक, तो वही सारी चीज़ें। पांचवा देखते हैं, सीमित मात्रा में पाए जाने वाले आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि विज्ञान एवं तकनीकी के विकास से उनके विकल्पों अर्थात प्रतिस्थानीय संसाधनों का पता लगाया जाए। यदि वैकल्पिक साधन नवीकरणीय हो तो अधिक लाभप्रद है। मान लिया कोई ऐसा संसाधन है, खनिज है या फिर कोई चीज़ है जिसका भी विकल्प उपलब्ध है, जैसे कि मान लिया आपके पास दाल और सब्जी दोनों रखी हुई है। मान लिया एक गोभी का फूल रखा हुआ है और दाल भी रखी हुई है। अब गोभी मार्केट में महंगी मिल रही है, दाल आपके पास 1 किलो रखी है, तो आप गोभी क्या करेंगे, गोभी थोड़ी थोड़ी करके काट काट कर थोड़ी थोड़ी एक फूल में 4 बार सब्जी बना ले और दाल बना ले थोड़ा सा, तो क्या होगा, ये विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग होगा संसाधन का। सब्जी भी आपने 4 दिन खाई और दाल उसके साथ बना ली, तो आप रोटी चावल भी बना उसके साथ खा सकते हैं। ठीक, तो यही होता है कि अगर विकल्प हो उपलब्ध तो हो सकता है सब्जी आप हो सकता है एक दिन ना बनाएं, एक ही दिन सब्जी बनाएं। ठीक, तो इस प्रकार से दाल बना करके दाल रोटी चावल खा ले। तो इस प्रकार से यही कहता है पांचवा कि अगर कोई कोई संसाधन है उसकी मात्रा कम है, ठीक, तो अगर उसका कोई विकल्प उपलब्ध है दूसरा उसके लिए हम उपयोग में ला सकते हैं तो उसी का हम उपयोग कर लें। ठीक, छठवा देखते हैं। छठवा है कि प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि के कारण जहां आर्थिक आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान एवं तकनीकी के विकास के फलस्वरूप वैकल्पिक नए संसाधनों की निरंतर खोज हो रही है। ठीक, जैसे जैसे आर्थिक आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे तकनीकी और विज्ञान और आगे बढ़ रहा है, उसके फलस्वरूप नए नए संसाधन भी हमारे सामने आ रहे हैं। इन दोनों के समयानुसार परिवर्तित या गयात्मक अंतर संबंधों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रदेश के संसाधन आधार का ब्यौरा प्रतिवर्ष तैयार किया जाना चाहिए, जिससे संसाधनों की मांग एवं आपूर्ति, न्यूनता तथा पर्याप्तता एवं अन्य समस्याएं ज्ञात हो सके और इन समस्याओं का हल करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सके। तो इसका ब्यौरा पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए, जैसे कि कौन कौन से संसाधन नए आए हैं
और कौन कौन सी तकनीकी विकास हुई है जिससे उस संसाधनों पर क्या कर सकते हैं, हम नियंत्रण रख सकते हैं। इसका जो है सबको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ताकि कि लोग उसका सही तरीके से उपयोग कर सके। मान लिया कोई चीज़ कम मात्रा में है तो उसका हम कम ही उपयोग करेंगे, ठीक है, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलें 7वां देखते हैं। 7वां है कि संसाधन सम्मिश्रमों, ठीक, का संतुलित एवं बहुउद्देशीय उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे उनकी कम से कम मात्रा का प्रयोग करके अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त किया जा सके। मतलब ये है इसका कि संसाधन सम्मिश्रों का मतलब जो संसाधन तमाम प्रकार के मिश्रित संसाधन होते हैं उनका क्या करें, हम संतुलित एवं बहुउद्देशीय उपयोग करें। संतुलित मतलब कम मात्रा में उपयोग करें, एकदम से ठीक ठाक उपयोग करें, ठीक ठाक मात्रा में। उसके बाद में क्या करें, बहुउद्देशीय उपयोग करें, जिससे क्या हो, बहुत उद्देश्य हो, जिसका कोई एक उद्देश्य लेकर के सम्मिश्र जो तमाम प्रकार के संसाधन मिश्रित होते हैं उनका उपयोग ऐसे नहीं करें हम, जिससे बहुत सारे उद्देश्य हो, तो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम उनका उपयोग करें, ठीक है, जिससे क्या हो, कम से कम मात्रा का प्रयोग करके हम अधिक से अधिक उपयोगिता सिद्ध कर सके या अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। 8वां देखते हैं। किसी भी क्षेत्र के संसाधन संतुलित रूप से वितरित नहीं होते हैं। कोई भी किसी भी स्थान पर संसाधन जो है संतुलित रूप से वितरित नहीं होते हैं, अलग अलग मात्रा में, कहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाए जाते हैं, कहीं पर पाए ही नहीं जाते, ठीक है। इससे कुछ भागों में संसाधनों का अत्यधिक शोषण हो जाता है। मान लिया आपके आपके घर के बगल मान लिया सोने की खान निकल आई, तो आपके गाँव वाले अधिक मात्रा में उसका दोहन करेंगे, अलग वाले इधर उधर वाले कम मात्रा में दोहन करेंगे। या आपके यहाँ मान लिया कुछ हो जाए इस प्रकार की चीज़ें, यदि पेट्रोल निकलने लगे आपके यहाँ मानो पानी की जगह नल से, तो आप क्या करेंगे, पहले चुप उसको जो है किसी को बताएंगे नहीं, धीरे धीरे बात खुलेगी, गांव वाले जानेंगे, गांव वाले कहेंगे ठीक है हमको दे दो, हम नहीं बताएंगे, ठीक, तो वो धीरे धीरे लेंगे। उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे सभी लोगों के पास पता चलेगा, सरकार धीरे धीरे जान पाएगी, सरकार के बंदे जान पाएंगे, वो आएंगे, ठीक है, कहेंगे नहीं ठीक है, नल पर अपना कब्जा ले लेंगे, तो आपको भी कुछ टैक्स उसमें से देंगे कि हाँ चलो आपकी गाड़ी फ्री में चलेगी, आप उसमें से फ्री में डाल के चला सकते हैं, ठीक, तो आपको ज़्यादा उपयोग होगा। तो वही बता रहा है कि किसी भी क्षेत्र के संसाधन संतुलित रूप से वितरित नहीं होते, इससे कुछ भागों में संसाधनों का अत्यधिक शोषण हो जाता है। मान लिया कुछ भागों में जब पाए जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा शोषण होगा, ठीक। ऐसे भागों में संसाधनों का तुरंत क्या करना चाहिए, पुनरुत्पादन करना चाहिए और विकास किया जाना चाहिए। इसके विपरीत कुछ भागों के संसाधनों का कम विकास हो पाता है। यह अल्प शोषण भी इतना ही हानिकारक है जितना कि उनका अधिक शोषण। तो ऐसा नहीं कि संसाधन है तो उनका उपयोग ही ना करें हम, अगर उनका उपयोग नहीं करते हैं हम तो भी दिक्कत है, और अधिक मात्रा में करेंगे तो भी दिक्कत है। एक समन्वयात्मक रूप से अगर हम उनका उपयोग करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो जितना ज़्यादा उपयोग करना भी हानिकारक है और कम उपयोग करना भी हानिकारक है, मतलब एकदम से मिडिल में चलेंगे आप, समन्वयात्मक रूप से उसका उपयोग करना है किसी भी चीज़ का, उसी को संरक्षण हम कहते हैं, ठीक। तो देखें और आगे हम, इससे मानव जीवन के यापन स्तर में क्षेत्रीय अंतर उत्पन्न हो जाता है जो समाज में असंतोष को बढ़ाता है, ठीक। हर एक समाज में अगर ज़्यादा कहीं पे हो रहा तो समाज सोचेगा कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है। जैसे यूपी में आपको खान वगैरह ज़्यादा नहीं मिलेंगे, यूपी में खेती होती है, पंजाब में खेती, राजस्थान में खेती होती है, लेकिन आप जाएंगे पश्चिम साइड में या फिर आप जाएंगे मध्यवर्ती क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब में जाएंगे तो इन सब में खान वगैरह मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है, उनमें संसाधन मिलेंगे, कोयला मिलेगा, ठीक है, झरिया कोयला क्षेत्र इधर इधर ही पड़ता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो वहाँ पे तमाम सारी खानें मिलेंगी, कहीं पे लोहे की खान, कहीं पे हीरे की, कहीं पे जस्ते की, कहीं पे अभ्रक की, ठीक है। तो हालांकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नहीं मिलती हैं ऐसी खानें। चलो, तो इससे क्या होता है, क्षेत्रीय क्या होती है, क्षेत्रीय असंतोष बढ़ता है, समाज में असंतोष बढ़ता है। अतः ऐसे क्षेत्रों में संसाधनों के समान रूप से संतुलित शोषण या विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे भौगोलिक रूप से संतुलित प्रादेशिक विकास हो सके, ठीक। अगला देखते हैं 9वां। किसी भी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण नियोजन के लिए यह आवश्यक होता है कि वहां के मानव को उनके विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाए, कि संसाधनों का वो उचित दोहन कर सकें, किया जाए। वहां की मानव शक्ति के बौद्धिक विकास के लिए उचित सुविधाएं जुटाई जाएं, ताकि राष्ट्र व उसके नागरिकों का समुचित आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हो सके, ठीक। कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग होते हैं, क्षेत्रीय लोगों को जहाँ पे संसाधन है
उसको ये ज्ञात करवाया जाए कि संसाधन पूरे देश के लिए है, आपके अकेले के लिए नहीं है। और उनको ये सिखाया जाए कि संसाधन क्या होता है, संसाधन संरक्षण क्या होता है। अगर इसको हम आज नहीं बचाएंगे तो भविष्य में आने वाले पीढ़ी संकटग्रस्त हो सकती है। ठीक, तो उनको इन सभी बातों का जब ज्ञान होगा तो उनका शोषण कम करेंगे, यानी दोहन कम करेंगे। ठीक है, उचित मात्रा में दोहन करेंगे। 10वां देखते हैं। 10वां यह है कि संसाधनों के संरक्षण नियोजन के लिए राष्ट्र द्वारा आवश्यक नियम बनाए जाने चाहिए, जिसके पालन एवं क्रियान्वयन के लिए प्रशासन व्यवस्था से संगठनों का विकास किया जाना चाहिए। मतलब सरकार को कानून बनाना चाहिए कि इस कोयले का उत्पादन इतने मात्रा में ही होगा। सरकार को इसको हैंडल करना चाहिए सारी बातों को। ठीक है, उस पर नियम कानून बनाने चाहिए निम्न रूप से, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नियम बनाए सरकार। ठीक, इससे क्या होगा, जो है संसाधनों का उचित दोहन होगा, तर्क संगत दोहन होगा, विवेकपूर्ण दोहन होगा। और यही बातें हम क्या करते हैं, इसी को हम संरक्षण कहते हैं। ठीक, तो संसाधन संरक्षण आप समझ लिए कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। एक बार फिर से समझ ले। सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है मैकनाल, मैकनाल कहते हैं कि संसाधन एक बचत प्रक्रिया होती है, संसाधन से आशय संसाधनों की बर्बादी रोकने से होता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि संरक्षण से आशय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से है। ठीक, संसाधन क्या होता है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। संसाधन मित्र होता है कि किसी चीज को हम क्या करें, सुरक्षित रखे रहें। ठीक, यानी अगर एक शब्दों में हम कहें, एली के अनुसार वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग ही क्या है, संरक्षण है। ठीक, तो संसाधनों का संरक्षण क्या करें, इस प्रकार से हम करें कि हमारे भावी पीढ़ी के लिए क्या रहे, वो बचा रह सके। तो इसी को हम संसाधन संरक्षण कहेंगे। ठीक, संरक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रचलन 1907 ईस्वी में किसने किया था, तो अमेरिकी वन अधिकारी थे गिफोर्ड पिंचौट। ठीक, लेकिन 1861 ईस्वी में अमेरिका में विलियम पेन ने तथा 1928 में प्रेसिडेंट जॉन क्विंसी एडम ने वन संरक्षण के विकास के आदेश दिए थे कि वन संरक्षण, वन को बचाने के लिए इन्होंने जो है निर्देश दिए थे कि वन को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। ठीक, तो चलिए मित्रों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 5वां लेक्चर होगा आपका, बता दें इसी वीडियो के अंतर्गत 5वां लेक्चर आपका होगा विश्व के कृषि प्रदेश। ठीक है, जैसे विश्व के कृषि प्रदेश कितने कृषि प्रदेश हैं मित्रों, तो लगभग आपके 13 कृषि प्रदेश हैं। और 13 कृषि प्रदेश में बताऊंगा कि कौन कौन से कृषि प्रदेश हैं। ठीक, जैसे एक पहला है चलवासी पशुचारण, दूसरा है व्यापारिक पशुचालन। ठीक, तीसरा है स्थानांतरणशील कृषि, चौथा प्रारंभिक अस्थायी कृषि, पांचवा है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, छठवा है आपका चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि, सातवां आपका आएगा व्यापारिक बगानी कृषि, आठवां आएगा भूमध्य सागरीय कृषि, 9वां आएगा व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि, 10वां आएगा व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि। ठीक, और 11वां आएगा निर्वाहक अन्य पशु उत्पादक कृषि, 12वां आएगा आपका दुग्ध पशुपालन कृषि, और 13वां होगा विशेषीकृत बागवानी कृषि। तो इन पर हम चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, साथ ही साथ जो है हम बात करेंगे अगली वीडियो में उसके जो बात आएगी चलवासी पशुचारण प्रदेश से प्रश्न पूछा आता है, तो उससे रिलेटेड हम एक वीडियो सेपरेट बना देंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत। ठीक, तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।